हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम 3 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या है? अगर पार्लियामेंट की कभी भी कोई मीटिंग होती है, सेशंस होते हैं, तो लोकसभा के एमपी और राज्यसभा के सदस्यों से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर उनको रिटर्न रिप्लाई में देना होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का भी कुछ रिप्लाई आया है, वो हम देखेंगे। WTO भारत के बारे में क्या कहता है वो भी हम देखेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन भी हैं, इसके अलावा नेशनल इवेंट्स भी हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स भी हैं और डिफेंस की न्यूज़ भी है। ये सारी बातें एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखेंगे। एंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे हमेशा की तरह, और एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसको आप सर्च कर सकते हैं गूगल से, तो गूगल से मदद लीजिए और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, इतनी चीज़ें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे WTO के बारे में। ठीक है, देखिए WTO का डेटा आया है और WTO ने कहा है कि इतने सारे क्राइसिस चलने के बाद, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा था, रेड सी में क्राइसिस चल रहे थे, उसके बाद भी भारत का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो 8 पोजीशन पे रहा है। इंडिया अकॉर्डिंग टू द WTO एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में किस पोजीशन पे है? 8वें स्थान पर है। फर्स्ट नंबर पे यूरोपियन यूनियन देखने को मिलेगा। आइए हम इस रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं। सो इंडिया रिटेन 8th position in the global agriculture export in 2023 according to the World Trade Organization मतलब WTO, despite a drop in its agriculture export in 2023। हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है 2022 में। 2022 में हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कितना था? $55 बिलियन था। ये थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है 2023 में। तो 2023 में हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट $51 बिलियन रहा है। लेकिन डिस्पाइट अ ड्रॉप स्टिल इंडिया 8th पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में इन द वर्ल्ड, ऐसा WTO कहता है। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है कि जो टॉप 10 कंट्रीज हैं जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं एग्रीकल्चर गुड्स को, तो उन टॉप 10 कंट्रीज में से केवल यूरोपियन यूनियन, ब्राज़ील और इंडोनेशिया ही है जहां पर ग्रोथ देखी गई है। बाकी सारी जगह पे आपको एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा। ड्रॉप होने का रीज़न भी क्लियर है। द फॉल इन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू जियोपॉलिटिकल फैक्टर, रेड सी का जो क्राइसिस चल रहा था, इसके अलावा रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था, उसके बाद भारत में भी तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था ना, तो इंडिया ने वीट पर बैन लगा दिया था, वीट के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था। उसके अलावा शुगर पे, नॉन बासमती राइस पे भी हमने कुछ समय के लिए बैन लगाया हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ड्रॉप देखने को मिला है, लेकिन स्टिल इंडिया 8th पोजीशन पे है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में पूरे वर्ल्ड में? तो आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन मेंटेन इट्स टॉप पोजीशन इन 2023 बाय एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वैल्यू $836 बिलियन। इतने रुपए का इन्होंने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया है। फर्स्ट नंबर पे यूरोपियन यूनियन है, सेकेंड नंबर पे USA एंड थर्ड नंबर पे ब्राजील है, और 8th स्थान पे 8th पोजीशन पे इंडिया मिल जाएगा। ये आपका WTO का डेटा था। चलिए अब हम डेटा बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का। ये आपको जो डेटा मिल रहा है ये PIB का डेटा है, और ये पब्लिश किस में हुआ है? PIB में पब्लिश हुआ है। पब्लिश किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का डेटा आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट स्लाइड है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगली स्लाइड जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें इन्होंने कहा है ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ की मिनरल्स। हमारे देश में जो की मिनरल्स हैं जैसे कि आयरन, लाइमस्टोन और मैग्नीज ओर, इनके प्रोडक्शन में ग्रोथ हुई है। ठीक है, ये बात हमें मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने बताई है। अगर आयरन ओर के बारे में बात करते हैं तो आयरन ओर के बारे में बात करेंगे तो इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है 72 मिलियन मैट्रिक टन टू 79 मिलियन मैट्रिक टन, मतलब 9.7% की ग्रोथ हुई है। अगर हम लाइम स्टोन के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये 116 मिलियन मैट्रिक टन, मतलब 1.8% की ग्रोथ रजिस्टर की गई है। वही मैग्नीज ओर में ये ग्रोथ कितनी हुई है? 11% की ग्रोथ हुई है, 1 मिलियन मैट्रिक टन। ये तो आप अगर प्रोडक्शन याद नहीं रखना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आयरन ओर का अगर आप प्रोडक्शन याद रखोगे तो आपके हित में है।
हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हमारा आयरन ओर का प्रोडक्शन कितना था, तो आपका आंसर एटलीस्ट आपको याद हो जाए। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाली स्लाइड है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइन का डेटा है, तो ऑब्वियसली बात है इनकरेक्ट तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया की पोजीशन, तो इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है एल्यूमिनियम प्रोड्यूस में। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में वर्ल्ड में इंडिया सेकेंड पोजीशन पे है, लाइमस्टोन में इंडिया थर्ड पोजीशन पे है और आयरन ओर में इंडिया फोर्थ पोजीशन पे है। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एल्यूमिनियम, लाइम और आयरन, ये आपको याद रखना है। ये देखो खान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का डेटा है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता क्या है, पूछे जाते हैं कि कोल के प्रोडक्शन में भारत किस नंबर पे है, स्टील के प्रोडक्शन में भारत किस नंबर पे है, आयरन ओर के प्रोडक्शन में भारत किस नंबर पे है। तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बनते हैं, तो थोड़ा सा बस ये 3 लाइन याद रखना आप लोग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर टाइम्स के बारे में बात करते हैं। इन्होंने भी एक मैगजीन पब्लिश की है, इंडियन डेस्टिनेशन ऑन टाइम्स वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ द 2024। तो आप देख सकते हैं ये टाइम्स की मैगजीन है जिसमें टॉप 100 वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेस की लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें आपको 3 इंडियन डेस्टिनेशन देखने को मिलेंगी। इसमें 3 इंडियन डेस्टिनेशन को शामिल किया गया है टाइम्स वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2024। वो 3 डेस्टिनेशन कौन कौन सी हैं? पहला है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको लोबर परेल मतलब महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, एक म्यूजियम मुंबई में, इसको शामिल किया गया है, म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन मुंबई। नेक्स्ट है मनाम चॉकलेट कारखाना, ठीक है, ये जो कारखाना है ये आपको बंजारा हिल में देखने को मिल जाएगा हैदराबाद में, और इसको स्टेब्लिश किया था किसने? चैतन्य मुपाला ने। तो ये जो कारखाना है इसको शामिल किया गया है। और नार, नार इसका कश्मीर भाषा में मतलब होता है फायर इन कश्मीरी, ठीक है। तो एक यहाँ पर कश्मीरी शेफ है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में एक फाइन डाइन एक रेस्टोरेंट ओपन किया है, नार, ठीक है। और ये शेफ कौन है? आंसर हो जाएगा प्रतीक साधु, और इसे भी इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो ये 3 लोकेशन आपको मिल जाएंगी। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा इससे? तो क्वेश्चन सिंपल सा बनेगा जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है। Which Indian location featured on Times Magazine's list of the world greatest place for 2024 is known for its innovative children's exhibit? तो यहाँ पर कौन से वो प्रोडक्ट नहीं है या कौन सी लिस्ट में शामिल नहीं है, ठीक है, ये बात आपसे पूछ ली गई है। तो यहाँ पर देखो, जनरली हमें ताजमहल देख के लगता है कि ताजमहल तो होगा, लाइक ऐसा एक हमारा है परसेप्शन। तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स है या 3 प्लेसेस है, सॉरी, ये 3 प्लेसेस है जिसको लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, ताजमहल को नहीं किया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। चलो अब अगली बात करते हैं। याद है लास्ट ईयर क्या हुआ था? लास्ट ईयर आसाम में जो बिहू डांस होता है, आसाम का बिहू डांस आप सभी को तो पता ही होगा। तो यहाँ पर क्या किया गया था? 11,298 लोगों ने सिंगल वेन्यू पे साथ में मिलकर बिहू डांस को परफॉर्म किया था। लार्जेस्ट बिहू डांस परफॉर्मेंस हुई थी जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था लास्ट ईयर, ठीक है। ये तो बिहू डांस के बारे में बात हो गई। वैसे ही जो टी ट्राइब कम्युनिटी है आसाम स्टेट में, वो एक डांस परफॉर्म करती है जिसका नाम है झूमर डांस। कौन सा डांस है? झूमर डांस। और यहाँ पर ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि नवंबर में 8,000 जो टी ट्राइब्स है वो साथ में मिलके इस डांस परफॉर्म को करेंगी, और जिसके कारण फिर हो सकता है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे झूमर डांस इज टू बी परफॉर्म एट द गुवाहाटी सारू सजाई स्टेडियम इन द नवंबर। तो यहाँ पे नवंबर में इसको परफॉर्म किया जाएगा। आसाम गवर्नमेंट ने परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर दिया है, और 8,000 टी ट्राइब आर्टिस्ट नवंबर में इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करने वाले हैं। जनरली जो टी ट्राइब कम्युनिटी है आसाम की, और कुछ पार्ट्स हैं वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के, वो ट्राइब कम्युनिटी इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करती है जिसको हम झूमर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको जनरली हार्वेस्ट सीजन में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? आना चाहिए दिमाग में क्वेश्चन, मैम पढ़ा तो रही हैं, क्या ये पढ़ना चाहिए भी हमको? क्या एग्जाम में आता भी है? तो रुको मैं बताती हूँ। यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, आप इस इमेज को अच्छे से देखिए। यहाँ पर देखिए,
ये पूछा गया है कि जावरा डांस किस स्टेट पे परफॉर्म होता है। फिर यहाँ पे जो चिकनकारी ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है वो कहाँ पर होती है। कालबेलिया वेरी वेरी फेमस डांस फॉर्म कहाँ से एसोसिएटेड है। इसके अलावा आपको यहाँ पे धानु जत्रा जो कि एक 11 डेज का चलने वाला सेलिब्रेशन है, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये मर्दानी खेल जो मार्शल आर्ट है वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो ये आपके स्टैटिक होते हैं, और आर्ट एंड कल्चर स्टैटिक का बहुत बड़ा सेगमेंट होता है और एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो आप कैसे याद करोगे, कैसे पढ़ना है, इसके लिए ये आपको मिल जाएगा स्टैटिक जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें 500+ क्वेश्चंस हैं और इन सभी एग्जाम्स के 5 साल के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। ठीक है, आप इजीली इस वर्ड डॉक्यूमेंट को, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन से। सिंपली कुछ नहीं करना है, ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। प्ले स्टोर पे जाना और प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना पूजा जैन क्लासेस। ठीक है, ऐसा वाला लोगो भी दिख जाएगा, और इस एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आप ये PYQ डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के PYQ भी अपलोड कर दिए, आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 6 मंथ की मैगजीन भी अवेलेबल है, जिसमें जनवरी से लेकर जून मंथ तक के सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर किया गया है। ठीक है, और स्टिल कोई और डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझे पूछ सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर है ओनली फॉर मैसेज, तो आप उस नंबर पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट आता है। क्लियर है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आज के क्लास के पीडीएफ के बारे में। तो जो डेली करंट अफेयर्स हमारे होते हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको इस एप्लीकेशन पे जो फ्री नोट्स वाला सेगमेंट है ना, वहां पर आप जाके देखोगे तो वहां पर आपको वीकली करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाती है। आप इजिली उनको डाउनलोड कर सकते हो। और फ्री आपका यहाँ पे जो पीडीएफ है डेली करंट अफेयर्स की, ये टेलीग्राम पे भी अवेलेबल होती है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या सिंपली आप सर्च कर सकते हो पूजा जैन CA 247। ओके है जी, डन। चलो वापस आते हैं अपनी कहानी पर। पहली पर्सन जो आज न्यूज में है उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। यूएसए से हैं, एक स्विमर हैं, तैराकी से इनका संबंध है, और इनका नाम क्या है, कैथी लेटसेकी, जो कि यूएसए से बिलोंग करती हो। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। कैसी हिस्ट्री क्रिएट कर दी है? इन्होंने जो 4 अलग अलग ओलंपिक्स हुए हैं 2000, अगर आप रियो ओलंपिक्स 2012 का, लंदन ओलंपिक्स, तो 4 लगातार ओलंपिक्स में इन्होंने मेडल जीता है। और इनके पास टोटल 12 ओलंपिक मेडल हो चुके हैं, और इन 12 में से 8 आपके गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने कहा है कि मतलब इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यूएसए कैथी लेटसेकी विन ओलंपिक 1500 मीटर फ्री स्टाइल गोल्ड। 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग कंपटीशन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और इन्होंने क्रिएट कर दिया है रिकॉर्ड, क्योंकि इनके पास 12 ओलंपिक मेडल हो चुके हैं, जिनमें से 8 इनके पास गोल्ड मेडल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये यूएसए की पहली फीमेल स्विमर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं 4 डिफरेंट ओलंपिक्स में। अगर आप चाहो तो लिस्ट भी देख सकते हो यहाँ पर कि कौन कौन से, देखो जैसे कि 2012 का जो लंदन ओलंपिक्स हुआ था तब गोल्ड जीता था, 2016 के रियो ओलंपिक्स में गोल्ड जीते थे। फिर आप यहाँ पे देखोगे ये सारे मेडल 2016 में जीते थे। फिर 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था उसमें भी इन्होंने 800 मीटर और 1500 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता था। और यहाँ पे पेरिस ओलंपिक में अभी तक इन्होंने एक ब्रोंज मेडल जीता है 400 मीटर में, और अब यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया है 1500 मीटर फ्री स्टाइल में। अभी तो कंपटीशन बाकी है। अगर एक और गोल्ड इन्होंने जीत लिया या एक और मेडल इन्होंने जीत लिया तो ये वर्ल्ड में हाईएस्ट बन जाएंगे फीमेल कैटेगरी में, जिनके पास सबसे ज्यादा स्विमिंग में ओलंपिक्स के मेडल्स होंगे। ठीक है, अभी टाई चल रहा है। ओके, 12 है अभी। नेक्स्ट बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। पहली बुक आपको स्क्रीन पे दिख रही है, यहाँ पे देखो प्रेजेंट किया जा रहा है मोदी जी को। राज्यसभा MP जिनका नाम है परिमल नथवानी, इनका नाम क्या है, परिमल नथवानी। इन्होंने फर्स्ट कॉपी अपनी बुक की जिसका नाम है कॉल ऑफ द गिर। कॉल ऑफ द गिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को उनके रेसिडेंट पे
यहाँ पर भेंट की है या दी है, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि कॉल ऑफ द गिर ये किसकी पुस्तक है, तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा के एमपी हैं जिनका नाम है परिमल नाथ वानी, उनकी पुस्तक आपको देखने को मिल जाएगी। ये इनकी दूसरी कॉफी टेबल बुक है, ये इनकी सेकेंड नंबर की कॉफी टेबल बुक है। इन्होंने 2017 में अपनी पहली जो बुक लॉन्च की थी उसका नाम था गिर लायंस प्राइड ऑफ गुजरात। ओके, नेक्स्ट है इंडिया एट 100 इन्वाइजनिंग टुमारो इकोनॉमी पावर हाउस, और इस बुक के ऑथर कौन है, तो कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम है, और रिसेंटली पीयूष गोयल जी ने इस बुक को लॉन्च करने का काम किया है। इस बुक में बताया गया है किस तरीके से इंडिया 2047 तक $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, जबकि गोल्डमैन सैक्स कहता है कि इंडिया 2075 में $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, जबकि इस बुक में कहा है कि $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बन जाएंगे 2047 तक, ठीक है। अगला नाम आता है सुंदर पिचाई का। रिसेंटली आईआईटी खड़गपुर अवॉर्डेड सुंदर पिचाई विद डॉक्टर ऑफ साइंस। इनका जो एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन रहा है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, इसलिए आईआईटी खड़गपुर ने इन्हें डॉक्टरेट का उपाधि या डॉक्टरेट का टाइटल दिया है। इसके अलावा इनकी जो वाइफ है जिनका नाम है अंजलि पिचाई, इनको भी डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनस अवार्ड सैन फ्रांसिस्को में दिया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये कहानी समझते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट होल्ड सब क्लासिफिकेशन विथ इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज परमिसिबल। यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि शेड्यूल कास्ट को भी रिजर्वेशन दिया जाता है हमारे देश में और शेड्यूल ट्राइब को भी दिया जाता है। अब शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब में भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, जिनको एडिशनल अटेंशन की ज़रूरत है। मतलब आप यहाँ पे जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनको सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी जाती है उनको आप एक्स्ट्रा अटेंशन दो। तो यहाँ पर उसको सब क्लासीफाई करने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली दे दी है, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ था, सेवन जजेस की एक बेंच बनी थी और उस बेंच को हेड कर रहे थे DY चंद्रचूड़, ठीक है। और इस केस का नाम क्या था, दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, और इस केस में 6:1 के वर्डिक्ट आया है, मतलब 6 की मेजॉरिटी के साथ वर्डिक्ट आया है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को हम परमिशन देते हैं कि वो सब क्लासिफिकेशन विथ इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कर सकते हैं फॉर रिजर्वेशन पर्पस। मतलब फर्दर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को आप सब डिवीजन कर सकते हो, और जो ज़्यादा बैकवर्ड है आप उनको एडिशनल रिजर्वेशन दे सकते हो। इस तरीके से बातें यहाँ पे की गई है। एक्चुअली ये जो केस है वो 2004 का केस है। अगर आप यहाँ पे देखोगे EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस 2004 का केस है, और इसमें 5 जज की बेंच बनी थी। और उस 5 जज की बेंच ने क्या कहा था, उस 5 जज की बेंच ने ये कहा था कि यहाँ पर जो SC और ST लिस्ट होती है वो होमोजीनियस ग्रुप है, इसको आप फर्दर यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते और कोई स्पेसिफिक कोटा आप उनको नहीं दे सकते। तो इनका ही जो वर्डिक्ट 2004 का फैसला था उसको ही ओवर रूल्ड अभी रिसेंटली 7 जज की बेंच ने किया है। ऑब्वियसली बात है 5 जज की बेंच के फैसले को चेंज करने के लिए 7 जज की बेंच बनती है, ठीक है। तो 7 जज की बेंच बनी जिसको हेड कर रहे थे DY चंद्रचूड़। क्या बोला गया है और क्या कहा गया है, अंडर द आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, अनुच्छेद नंबर 15 एंड 16, द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू क्रिएट सब कैटेगरी ऑफ मोर बैकवर्ड कम्युनिटी विद इन SC एंड ST लिस्ट। इसमें ये बात कही गई कि स्टेट को परमिशन है कि आप यहाँ पे फर्दर डिवाइड कर सकते हो। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 15% रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट के लिए 15% रिजर्वेशन ऑलरेडी दिया गया है हमारे संविधान में, और 7.5% रिजर्वेशन आपको ST कम्युनिटी को देखने को मिलता है हमारी गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, आर्टिकल नंबर 341 एंड आर्टिकल नंबर 342 पर हमें डिस्कशन करना है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि न्यूज़ में है। आर्टिकल 341 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है। हमारे राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि कोई भी कास्ट ट्राइबल कास्ट है कि नहीं, या किसी कास्ट को शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड करना है, ठीक है, स्टेट गवर्नर से कंसल्ट करके। तो ये पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है कि किसी कास्ट को शेड्यूल कास्ट में शामिल करना है, कंसल्ट करके आपके राज्य के गवर्नर के साथ। ये पावर 341 में है। सिमिलर फॉर ST शेड्यूल ट्राइब के लिए सिमिलर पावर आपको 342 में देखने को मिल जाएगी। तो कोई एरिया ट्राइबल एरिया है कि नहीं, कोई कास्ट ट्राइबल कम्युनिटी है कि नहीं, ये राष्ट्रपति डिसाइड करता है, ठीक है। आर्टिकल 341 342 आपको याद रखना है। चलिए
अब जैसे कि टाटा ग्रुप का आपने तनिष्क देखा होगा, वैसे रिलायंस ग्रुप का भी रिलायंस ज्वेलर्स है, वैसे यहाँ पे अब आदित्य बिरला ग्रुप भी ज्वेलरी मार्केट में आ रहा है। ठीक है, तो आदित्य बिरला ग्रुप ने अपना नया ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया है और रिटेल ज्वेलरी या रिटेल बिजनेस में आपको आदित्य बिरला ग्रुप देखने को मिलेगा। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन का नाम मिस्टर कुमार मंगलम है और इन्होंने जो अपने ब्रांड का नाम रखा है उसका नाम है इंद्रिय। जैसे कि हमारी 5 इंद्रिय होती है ना, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, तो वही संस्कृत के शब्द से इंस्पायर होके इन्होंने अपने ब्रांड का नाम इंद्री रखा है। ओके, नेक्स्ट, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अप्रूव्स हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट इन द उड़ीसा एंड कर्नाटका। तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि आखिरकार हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट क्या होते हैं जिसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए परमिशन मिल गई है और उड़ीसा और कर्नाटका में इसको बिल्ड किया जाएगा। पहले बेसिक समझते हैं, फिर कहानी तो समझ ही लेंगे हम। चलो, यहाँ पर आपके नॉर्मल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कैसे होते हैं। नॉर्मल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, एक रिजर्वायर बनाते हैं, वहां पे नदी के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, डैम बना लिया। अब क्या करेंगे, इस नदी के पानी को एक टरबाइन पे गिराएंगे, टरबाइन घूमेगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ऐसा ही होता है और पानी को छोड़ दिया जाता है। ये आपके नॉर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इस तरीके से काम करते हैं। अभी जो आपके हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को ही प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये सेकेंड टाइम भी पानी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब यहां से जो आपने क्या करोगे, आप एक ऊंचाई पे आप डैम बनाया, ऊंचाई पे आपने रिजर्वायर बनाया, इसका पानी से आपने बिजली बनाई और फिर आप लोअर एरिया में भी सेम रिजर्वायर बना के वापस से बिजली बनाओगे। मतलब 2 बार आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हो बिजली बनाने के लिए। सिंपल देखो, इन दिस प्रोजेक्ट 2 वाटर स्टोरेज डैम आर कंस्ट्रक्टेड। 2 डैम्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। वन इज लोकेटेड एट द हाइट कॉल्ड द अपर डैम एंड अदर इज लोकेटेड एट द लोअर लेवल कॉल्ड द लोअर डैम। ठीक है, when the demand for electricity increase, water is flown from the upper storage to the lower storage and fall on a pipe which rotate the turbine and the turbine in turn rotate the generator and producing the electricity। तो इस तरीके से 2 बार आप पानी यूज कर लेते हो, इसलिए इसको हाइड्रो पंप्ड स्टोरेज प्लांट कहते हैं। आई थिंक ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जिसने ये परमिशन दी है कि बना लो भाई, तो यहाँ पर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का फॉर्मेशन 1951 में हुआ था और एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसको बनाने के लिए एक एक्ट पास किया गया था और उस एक्ट का नाम है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट ऑफ 1948 और इस एक्ट को चेंज कर दिया गया था, रिप्लेस कर दिया गया था 2003 में। तो अभी हमारे देश में जो एक्ट काम करता है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 काम करता है। जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करती है और ये अप्रूवल देती है कि हाइड्रो पावर प्लांट को आप सेटअप कर सकते हो इंडिया में, तो इसके अप्रूवल की ज़रूरत होती है। अगर इसके हम बॉडी गवर्नेंस बॉडी के बारे में बात करें तो 6 फुल टाइम मेंबर और चेयरमैन होते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर मिल जाएगा और चेयरमैन है घनश्याम प्रसाद। तो ये तो हो गया आपका स्टैटिक पोर्शन। चलो वापस आते हैं अपनी न्यूज़ में। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ से देखो स्टैटिक क्वेश्चन भी निकलेगा, मैं बताती हूँ कैसे निकलेगा। Central Electricity Authority has recently approved 2 hydro pumped storage plant in country। फर्स्ट बनाया जाएगा कर्नाटका में और सेकंड बनाया जाएगा उड़ीसा में। पहले कर्नाटका वाले के बारे में बात कर लेते हैं। कर्नाटका वाला जो प्लांट हम सेटअप करेंगे उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 2000 मेगावाट। ठीक है, अच्छा कर्नाटका में एक रिवर बहती जिसका नाम आपने सुना होगा, शरावती रिवर। याद आया तो जल्दी से कमेंट कर दो। एक बहुत ही एकदम वर्ल्ड फेमस फॉल है शरावती रिवर पे। शरावती रिवर पे कौन सा फॉल है, ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन बन गया। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, तो शरावती हाइड्रो पंप्ड स्टोरेज प्लांट सेटअप किया जाएगा कर्नाटका में, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, शरावती रिवर पर। अगेन यहाँ पे 2 आपके डैम्स तो लगेंगे ही, तो आप देखेंगे 2 डैम्स। एक है आपका तालाकाले डैम। तालाकाले डैम किस नदी पर है, तो शरावती रिवर पर है। इसका इस्तेमाल किया जाएगा एज अ अपर डैम या अपर रिजर्वायर। और यहाँ पे आपको गढ़सोपा डैम देखने को मिल जाएगा, तो गढ़सोपा डैम एज अ लोअर डैम की तरह काम करेगा। और इस तरीके से ही यहाँ पर हाइड्रो पंप्ड स्टोरेज प्लांट बनाया जाएगा कर्नाटका में, जिसकी कैपेसिटी 2000 मेगावाट की होगी। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट
8,000 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इससे क्या होगा, इससे जो शॉर्टेज या क्राइसिस होता है कर्नाटका में इलेक्ट्रिसिटी का, वो डिमांड को फुलफिल कर सकेगा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को कौन रेडी करने वाला है, तो KPCL जो कि स्टेट गवर्नमेंट की एक कंपनी है, मतलब कर्नाटका गवर्नमेंट की एक कंपनी है, और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करेंगे। अब बात करते हैं उड़ीसा वाले के बारे में। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 600 मेगावाट की कैपेसिटी होगी, और इंद्रावती रिवर पर इसको बनाया जा रहा है। तो अपर इंद्रावती पंप्ड स्टोरेज प्लांट, इसको कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में इंद्रावती रिवर पे सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, इतनी चीजें। यहाँ पर स्टेट की जो कंपनी है उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको कंस्ट्रक्ट करेगी। डन, बाकी तो ये डिस्कशन हो ही गया है। चलो वापस आते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ था, वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर 3 डेज के विजिट पे आए हुए थे। तो विजिट पे आता है कोई भी, हमारा देश में कोई भी डेलीगेट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कुछ एग्रीमेंट साइन होते हैं, या फिर अगर लीस्ट डेवलप कंट्री है या फिर आइलैंड नेशन है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट भी देता है फर्दर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो सिमिलर यहाँ पे इंडिया ने $300 मिलियन लोन अनाउंस किया है टू द वियतनाम ड्यूरिंग द वियतनाम प्राइम मिनिस्टर विजिट। ठीक है, तो जब PM आए हुए थे वियतनाम के, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 2 फेजेस में $300 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ पर, वियतनाम में। वियतनाम की कैपिटल हनोई आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 9 एग्रीमेंट या 9 MOU पे भी साइन किए गए हैं। और यहाँ पे जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, फाम मिनचिन, आपको इनका नाम देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा वियतनाम ने यह भी कहा है कि वो CDRI का मतलब है कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको भी ज्वाइन कर लेगा। दोनों लीडर्स ने मिलकर वर्चुअली लॉन्च किया है आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क। तो आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क कहां पर लॉन्च किया गया है, तो आंसर हो जाएगा वियतनाम में। वियतनाम की टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी में इसको लॉन्च किया गया है। और इस आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क को डेवलप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने $5 मिलियन का ग्रांट दिया हुआ था और फाइनली इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, और क्या हुआ है, कुछ और एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जैसे कि इन द फील्ड ऑफ मेडिसिनल प्लांट, फिर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर, वियतनाम की जो यूनिवर्सिटी है वियतनाम एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, उसकी हेल्प करेगा किस बारे में, टू प्रमोट एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, इसके अलावा टू प्रमोट कॉपरेशन इन द लीगल फील्ड बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, वियतनाम और हमारा जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उसके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। रेडियो एंड टेलीविजन, दोनों कंट्री एक दूसरे के रेडियो और टेलीविजन को प्रमोट करने वाले हैं। इसके अलावा एग्रीमेंट टू डेवलप नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये देखो इंपॉर्टेंट है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल गुजरात में यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग भी एग्रीमेंट साइन हुआ है। कैपिटल हमने देख ली है, हनोई है। डोंग यहाँ पे करेंसी चलती है एंड प्रेसिडेंट है तोलैम। डन। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे टर्की ने क्या कहा है, टर्की ने एक लॉ पास किया है और उस लॉ में कहा है कि लगातार डॉग के अटैक्स जो इंक्रीज होते जा रहे हैं और रेबीज से लोगों को प्रिवेंट करने के लिए लाखों की संख्या में जो सड़क पे डॉग्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनको मारा जाएगा। तो ये बिल पास कर दिया टर्की ने, जिसके कारण अपोजिशन भी एक्शन में आ गई, जनता भी प्रोटेस्ट करने के लिए आ गई और एनिमल वेलफेयर वाले भी आ गए। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में आपको लॉ देखने को मिल रहा है। ठीक है, बस इतना याद रखना है किसने इस बिल को पास किया। चलिए आज की लास्ट न्यूज़ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम MCQ के ऊपर बात करेंगे। 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024, तो 4th नंबर का राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और ये 4th एडिशन था। ये जो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, जो रिसर्चर्स है उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिससे वो हिंदी भाषा पे डिस्कशन कर सकें और हिंदी भाषा में हम किस तरीके से और नए रिसर्च कर सकते हैं उस पर डिस्कशन होता है। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो इसको ऑर्गेनाइज किया था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब CSIR AMPRI भोपाल ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। थीम क्या थी, अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल साइंटिफिक कंसाइंस इन अमृतकाल, ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। ओके है जी।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर विंड डैमन के बारे में। ये एक्चुअली एक मिसाइल है जिसको इजराइल एरोस्पेस ने रिसेंटली अनवील किया है। और ये जो मिसाइल आपको दिख रही है एयर टू सरफेस मिसाइल है, मतलब आकाश से जमीन पे ये मारक क्षमता रखने वाली मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल। इसको रिसेंटली अनवील किया है इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री ने, जिसका नाम है विंड डैमन। इसको डेवलप किसने किया है? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, और कोई भी मोबाइल ऑब्जेक्ट और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हिट कर सकती है, टारगेट को हिट करने में कैपेबल है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर की है और वेट आपका 140 केजी का वेट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इजिली जो भी लो एल्टीट्यूड वाले आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी इजिली टारगेट करके ये डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। ठीक, नेक्स्ट है सक्सेसफुल फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो यहाँ पे DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च किया है। ठीक है, फेज 2 ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का रिसेंटली टेस्टिंग करने का काम किसने किया है? DRDO ने किया है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। जैसे कि लिखा है कि फेज 2 है, मतलब फेज 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा। यस, फेज 1 ऑलरेडी हमारे पास है बैलिस्टिक मिसाइल का, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर की है और उसको ही अपग्रेड किया है 5000 किलोमीटर में, इसलिए इसको हमने फेज 2 कहा है। तो फेज 1 ऑलरेडी हमारे देश में ऑपरेबल आपको देखने को मिल जाएगी। अभी 2 स्टेज का आपको सॉलिड प्रोपल्ड सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके लो एक्सो एटमोस्फियर में इजिली जो भी टारगेट्स है उनको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। अब इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस मतलब जो BMD प्रोग्राम है, जब कारगिल का बैटल हुआ था तो कारगिल के बैटल के बाद 2000 में हमने इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को मतलब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था और इसी के अंदर DRDO ने इसको डेवलप किया है। फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 2000 किलोमीटर की रेंज है, फेज 2 की रेंज 5000 किलोमीटर की है। इसके अलावा हमारे देश में और भी बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जैसे कि अग्नि है, K4 है, प्रहार, धनुष, पृथ्वी, त्रिशूल, ये भी हमारी बैलिस्टिक मिसाइल आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है Recently, researchers have spotted magnetofossil in which region of the India? अभी magnetofossil क्या होते हैं? तो ऐसे फॉसिल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड रहते हैं। ठीक है, उन्हें हमने magnetofossil कहा है और इसको अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है। कहाँ पर? लद्दाख में। Researchers have discovered magnetofossil. Fossil remain of magnetic particles produced by the magnetotectic bacteria. ठीक है, कौन से बैक्टीरिया? आपको ये जो एक बैक्टीरिया है जो कि आपको लद्दाख की रॉक्स के लेयर्स में मिले हैं और ये आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होते हैं। फ्रेश वाटर और मरीन हैबिटेट दोनों में आपको देखने को मिल जाते हैं। दे यूज द मैग्नेटिक फील्ड टू लोकेट ऑप्टिमल ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं और ये बैक्टीरिया आयरन रिच होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है What is the India's rank among 119 country in the World Economic Forum Travel and Tourism Development Index 2024? तो सिंपल शब्दों में ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 39 पोजीशन पे भारत आपको मिल जाएगा। हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये रिपोर्ट तो बहुत पहले आई थी, हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो 1 अगस्त में ये मैंने कहा ना, अभी लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग चल रही, तो रिटर्न रिप्लाई तो देना पड़ता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से पूछा गया ना, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से पूछा गया क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हमारी रेटिंग यहाँ पर इंप्रूव हुई है और हम 39 पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। इंडिया 2021 में 38 पोजीशन पे था, इसलिए अब वापस से मामला न्यूज में था तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है ब्लैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली साइन $200 million approximately 1700 crore rupees loan to improve solid waste management and sanitation in 100 cities across 8 states in the country। तो solid waste मैनेज करने के लिए 100 cities हमारी 8 स्टेट में काम करने के लिए यहाँ पर एक लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है Tata Power Solar System Limited has partnered with which bank to facilitate easy financing for rooftop solar installation and the establishment of the electric vehicle charging station?
यहाँ पे जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है उसके अंदर क्या किया जाना है, 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करना है। और इसके लिए एग्रीमेंट किसके साथ हुआ था, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के साथ भी हुआ था। अब यहाँ पे ऐसे रेसिडेंट जो कि सोलर पैनल इंस्टॉल करना चाहते हैं, लोन की जरूरत है, तो फाइनेंसिंग करने के लिए एक बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लिया। इसके अलावा हमारे देश में जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने उसके लिए भी उसी बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, और वो बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है झूमर, रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट, आंसर हो जाएगा आसाम स्टेट में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज द स्टेट कॉन्क्लेव ऑन युग युगीन भारत म्यूजियम इन अगस्त 2024। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज की थी। आपका मतलब हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ना, उसी के अंदर हम एक म्यूजियम भी बना रहे हैं, और उस म्यूजियम का नाम क्या है, उस म्यूजियम का नाम युग युगीन भारत म्यूजियम है। और जब ये तैयार हो जाएगा तो ये 1,54,000 स्क्वायर मीटर में आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम बन जाएगा। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा 3 डेज का स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव बेसिकली किया गया था, एक कॉन्फ्रेंस की गई थी। ठीक है, कहां पर, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हु हैज बीन कन्फर द वी वेंकैया इपिग्राफी अवार्ड। तो ये अवार्ड किसे मिला है, तो वी वेदाचलम को मिला है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है अंशुमन गायकवाड़, ही पास्ड अवे रिसेंटली, किस स्पोर्ट से थे, आंसर हो जाएगा क्रिकेट से एसोसिएटेड थे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। Who has created history by becoming India's youngest Olympic referee in boxing at the Paris Olympic 2024? 4 ऑप्शन है, सही आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना। एंड इसके अलावा पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जाते जाते लिंक को जरूर शेयर करके जाना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।